कश्मीर में श्रीनगर की दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि माँ का दूध पिया है तो लाल चौक पे तिरंगा लहरा के दिखाओ, जिंदा वापस चले गए तो इनाम देंगे। कि जब जब बीजेपी आई, हिंदू मुस्लिम करवाया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने अपने राज में और अपनी सत्ता के लिए, सत्ता को बचाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का उपयोग किया है तो वो मुसलमान का उपयोग किया है। मुसलमानों को तो डर लगता है हमारे भारत में रहने से आज के समय में। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित है, ना ईरान में इतना सुरक्षित है, ना अफगानिस्तान में इतना सुरक्षित है, ना पाकिस्तान में इतना सुरक्षित है जितना सुरक्षित वो भारत में है। अच्छा, अक्सर ऐसा लगता है कि जो हिंदू संगठन है वो बहुत कट्टरवादी है। जो हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी संगठन, हिंदू सोच का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू एक हो रहा है। आपने कहा है कि मैं मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराऊंगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कांग्रेस के राज में इतनी आसानी से सौंप दिया गया पाकिस्तान को, बिल्कुल, ये बहुत आसानी से। तो आज हम अपना हक मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम सबसे ईमानदारी की राजनीति करते हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाएगा, यमुना साफ करने के वादे किए। जो सभी देशवासी चाहते हैं कि यमुना साफ रहनी चाहिए। मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आप अपनी माँ से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रहे। यमुना माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी। जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डिसिल्टिंग उनका काम शुरू कर दिया गया है। 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। आप अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहे तो जनता से कैसे वादा पूरा करेंगे आप? राहुल गांधी के नेतृत्व को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि सिर्फ वही एक लीडर मुझे लगता है कांग्रेस में ऐसे बचे हैं जो एक अपनी कांग्रेस को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सही भूमिका में हैं। आप इस कांग्रेस पार्टी को एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलाते रहिए और आप लीड कीजिए, लेकिन जब बात देश चलाने की आएगी तो आप इससे हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैंने ऐलान ये किया था कि तीसरे टर्म की शपथ से पहले लाल चौक पे तिरंगा लहराऊंगा, चौथे टर्म की शपथ से पहले मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराऊंगा, और ये वादा मैं पूरा करूंगा। विशाल भाई त्यागी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राज्य अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो मैं कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराऊंगा। और आज उन्होंने अपने वादे को निभाया। लाल चौक पर तिरंगा फहराकर उन्होंने हर भारतीय का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब उनका अगला मिशन है एकता और देशभक्ति की यह मशाल लेकर वो मुजफ्फराबाद तक पहुंचेंगे। यह केवल एक कार्यकर्ता नहीं, एक राष्ट्रभक्ति की कहानी है। विशाल भाई त्यागी, जिनका हर कदम भारत माता के सम्मान में उठता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मेरा नाम है कौशल। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी आपका। और जब आपसे मेरी बात हुई, संदेश आपका आया मुझे, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपके पॉडकास्ट मैंने पहले भी कुछ देखे हैं। एक एनर्जी लेवल, एक अलग ही अद्भुत आपके पॉडकास्ट में मुझे देखने को मिलता है। तुरंत मैंने आपसे हाँ कहा कि कौशल जी, जब भी मैं दिल्ली आऊँगा ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका जो ये सरल स्वभाव है वही हमें भा गया। हम भी काफी समय से आपके साथ कनेक्टेड थे जी। तो भी हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और आज आप कुछ ऐसी परतों को खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हैं कनेक्टेड, आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और एक तो आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल कि आप राजनीति में कैसे आए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में कौशल जी अगर देखेंगे तो मैं बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। एक समय में काफ़ी सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहले से ही, कि मुझे कोई चैलेंज दे और उन चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करूं और उसको एग्जीक्यूट करूं। तो इवेंट मैनेजमेंट करते करते बहुत सारे अच्छे लीडर्स के संपर्क में मैं आया और मैंने बहुत उनके लीडर्स के करीब पहुंचकर ये देखा कि बहुत लोग, आम जनता, जब उनका जनता दरबार लगता है और जब वो आकर अपने सवाल जवाब करते हैं, अपने परेशानियां बताते हैं और जिस तरीके से उनके परेशानियों का समाधान होता है, मुझे धीरे धीरे इतना ज़्यादा वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी। क्योंकि बचपन से ही
जैसे आपको पता है कि डिफेंस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हम किसी के काम आ सकें। तो मैं वहाँ देखता था गरीब, हमारी बहनें, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इस तरह के लोग जनता दरबार में आते हैं अलग अलग नेताओं के पास, और वो उनके कार्यों को जब अंजाम देते हैं तो जो उसका सुकून है वो एक अलग ही सिस्टम पे रहता है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट करते करते कब उन लीडर्स के साथ मैं खुद एक दिन एक नेता बन जाऊंगा, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, राजनीति मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा कि जहाँ हम हमारे लोगों की, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कौशल जी राजनीति में आने का। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौशल जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका। 35 साल हो गए हमें गुजरात में। फादर साहब हमारे इंडिया एयरफोर्स में थे। एक ट्रांसफ़र जब उनका गुजरात हुआ तो कुछ समय वहाँ रुकने के बाद उन्होंने ये देखा कि बच्चों का एजुकेशन, यानी हमारे एजुकेशन के लिए, फैमिली की सुरक्षा, सेफ्टी, गुजरात मॉडल उन्होंने देख के वहीं बसने की उन्होंने तैयारी की कि अब हम यहीं सेटल होंगे। और पीछे से हम सोनीपत से आते हैं, माता जी हमारी मुजफ्फरनगर से हैं, उत्तर प्रदेश से। लेकिन कहने का यही था कि गुजरात मॉडल देख के हम लोग वहाँ सेटल हुए। 14 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के पद पर गुजरात को दिए। मैं इवेंट्स के चक्कर में अलग अलग स्टेट्स में घूमता था, अलग अलग स्टेट्स में काम होते थे हमारे राज्यों में। तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन पे है, भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए कार्य कर रही है। चुनाव लड़ना और जीतना एक प्रोसेस है, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। एक नंबर्स जो आपको पता है कि चाहिए, वो चाहिए ही आपको। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने देखा कि चुनाव उनके लिए एक मिशन है, चुनाव उनके लिए एक कमिटमेंट है, चुनाव उनके लिए एक टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सिर्फ एक प्रोसेस है कि चुनाव हमने लड़ना है और जीतना है ताकि हम देश के हित के लिए कार्य कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की प्रेरणा मेरा पूरा खानदान रहा, पूरा परिवार रहा, क्योंकि हम लोग पीछे से बहुत सालों से बीजेपी के फॉलोअर्स रहे। अटल जी के, अडवाणी जी के फॉलोअर्स हमारे परिवार के लोग रहे, नाना दादा हम लोग सब। तो ये एक सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कि अगर देश के लिए आपको कुछ करना है, देश के हित में कुछ करना है, तो आपके पास सबसे बेहतरीन विकल्प अगर कोई देश में है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बाकी पार्टीज का या जनरल पार्टीज की अगर हम बात करें तो उनका जो टारगेट रहता है वो सिर्फ चुनाव रहता है जी, उनका फोकस सिर्फ चुनाव है। पूरे साल, 5 साल की जितना भी उनका टर्म होता है, जी, वो जी, सिर्फ जी। फोकस करते हैं कि हमें बस चुनाव जीतना है, उसके बाद कुछ नहीं। आप देखिएगा कभी भी, मैंने बड़ा प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं भी एक पार्टी से बिलोंग करता था, बताएंगे उस बारे में भी। लेकिन मैंने ये देखा कि बोरिया बिस्तर बनता है। जिस राज्य में चुनाव है, जिस जिले में चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, वहाँ एक टीम इकट्ठी होती है, उस चुनाव को लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, वो बात की बात है। वो बोरिया बिस्तर वापस बनता है, दूसरे राज्य में चले जाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ हार या जीत से कोई खास उनको फर्क नहीं है। बस ये चुनाव लड़ना है, जीत गए, उसके बाद भी उन्होंने दूसरे राज्य में चले जाना है, वहाँ फोकस करना है। यहाँ के कमिटमेंट्स, यहाँ का जितने भी जनता से किए हुए वादे, वो देखा जाएगा जो होगा, जो नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अगर आज आप देखिए पिछले 11 साल का जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो टर्म रहा, उसमें आप देखिएगा कि जितने भी शिलान्यास, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स, हाँ, उनका जो भी आप उद्घाटन देख रहे हैं कोई और उनकी भूमि पूजन देख रहे होंगे, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल का ही गैप है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं 2-2 साल में, और पहले कागजों में 10-10 साल, 15-15 साल तक फ्लाईओवर ही बनते रहते थे। अच्छा, और उन प्रोजेक्ट्स का चुनाव के साथ कोई लेन देन नहीं? कोई लेन देन नहीं। आगे पीछे कोई चुनाव भी? मैंने आपसे कहा कौशल भाई कि चुनाव एक प्रोसेस है बीजेपी के लिए, विकास एक मिशन है, देश के हित के लिए कार्य करना एक टारगेट है, एक कमिटमेंट है जनता से किया हुआ, जो पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर परिवार का व्यक्ति लगा हुआ है। जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा में आपकी क्या भूमिका रही है? जी, मैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहित नवानी जी, वो भी मेरे एक आइडल हैं, बहुत इंस्पायर हूँ मैं उनसे। वो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे एक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी, तो गुजरात से बहुत लोग वहाँ आए हुए थे। उन्होंने किस रूप से मुझे चुना, किस सोच से मुझे चुना, मुझे नहीं पता। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका कि मुझे गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन
गुजरात में एक हिंदू संगठन के लिए कार्य करना कोई बहुत बड़ा, मुझे लगता नहीं विकल्प कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, गुजरात का जो मॉडल है, वो 2002 के बाद बड़ा शांत, बड़ा अच्छा एक माहौल है। और हमारी बहू बेटियां बहनें बड़ी सेफ हैं, सुरक्षित हैं गुजरात में। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा में मैं फिलहाल गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कौशल भाई जी। आपने लाल चौक पे तिरंगा फहराया, जी उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, 24 जून 2024 की ये घटना है। 24 जून 2024 को मैंने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, जिसका ऐलान मैंने 2 महीने पहले ही कर दिया था कि जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरे टर्म की शपथ लेंगे तो मैं लाल चौक से तिरंगा लहराऊंगा। 23 जनवरी 1992 एक फगवाड़ा श्रीनगर में हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, जिसमें 6 लोग शहीद होते हैं, 50 लोग घायल होते हैं। एकता यात्रा निकाली गई थी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी उस यात्रा का हिस्सा थे। कश्मीर में श्रीनगर की दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में, कि माँ का दूध पिया है तो लाल चौक पे तिरंगा लहरा के दिखाओ, जिंदा वापस चले गए तो इनाम देंगे। अच्छा जी, 1992 25 जनवरी की रात को नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि चंद घंटे बाकी हैं, ये फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। 26 जनवरी को तिरंगा लहराया गया और सुरक्षित वापस आए। उस दिन का दिन और आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। मैंने फक्र महसूस किया 24 जून 2024 को तिरंगा लहराकर। पर मैं ये मानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या महसूस किया होगा। आप ये सोचिए, आज हमारे लिए लाल चौक पे तिरंगा लहराना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारा एक राज्य है। लेकिन ये नौबत कहाँ से आई, किसने इस चीज को, इस प्रोसेस को या तिरंगा लहराने को लाल चौक में इतना आसान बना दिया? वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं जी क्योंकि आज तक देखा ये गया है कि वहाँ का माहौल इतना टाइट माहौल रहा है, जी पत्थरबाजी चल रही है जी, और न जाने कौन से ऐसे तत्व हैं जो वहाँ पर पूरा माहौल खराब करे हुए हैं। कश्मीर की बात करें या बिल्कुल श्रीनगर की बिल्कुल बात बिल्कुल करें, बिल्कुल तो ये सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें दम हो। दम हो। कौशल जी, बड़ी अच्छी बात की। जब मैं इस यात्रा पे था, मैंने पर्सनली इस यात्रा को नाम दे दिया था नमो शांति संदेश यात्रा। कारण ये था कि गुजरात मॉडल, एकता और शांति, पीस जो गुजरात में है वो कश्मीर तक पहुंचे। उस यात्रा को लेके 10,000 किलोमीटर की यात्रा हमने तय की थी। गाड़ियों में हम निकले थे, सब भाई, हम लोग टीम के लोग अलग अलग राज्यों में होते हुए निकले थे। तो हम कश्मीर पहुंचे थे। कुछ युवाओं से मेरी मुलाकात हुई वहाँ। एक चाय बेचने वाले युवा से मेरी मुलाकात हुई, वहीं कश्मीर के निवासी हैं। मैं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है कश्मीर में? बोले जी, पहले हम महीने के कुछ 3-4 हज़ार रुपये कमाते थे, आज हम दिन के 5,000 कमाते हैं। तो मतलब पहले आप क्या व्यापार था आपका? बोले जी, पत्थर मारने का व्यापार था हमारा। तो 500 रुपये मिलते थे जी पत्थर मारने के। आप ये सोचिए कि वहाँ का युवा पत्थर मार के अपना रोजगार कमा रहा था, बिल्कुल, और आज का वो युवा चाय बेच के 5,000 का गल्ला कर रहा है। टूरिस्ट इतने हैं, बिल्कुल, आप देखेंगे कि वो ये कह रहा है मुझसे कि मैं 5,000 4,000 रुपये का रोज काउंटर कर लेता हूँ, चाय बेच के, वो कुकीज बिस्किट बेच के, ब्रेड बेच के। तो मैं क्यों पत्थर मारने कहीं जाऊँगा? बिल्कुल। इन्होंने जो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर में काम किया है, वही काम इन्होंने जो गुजरात में किया, कि हम अगर विकास की तरफ बढ़ेंगे, रोजगार देने की तरफ बढ़ेंगे युवाओं को, तो युवा ऑटोमेटिकली इस रास्ते से भटका हुआ युवा भटकेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा और प्रगति के मार्ग पर चलेगा। तो जो गुजरात का जो मॉडल है वो कश्मीर में भी उन्होंने लागू किया। विकास को उन्होंने टारगेट बनाया, युवाओं को रोजगार देने का टारगेट बनाया। अब रोजगार की अगर आप बात देखेंगे कौशल जी, तो अगर इतने टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में वहाँ आ रहे हैं, तो आप और मैं भी चलेंगे तो हमें भी कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। तो युवा जो भटका हुआ युवा था, आज वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे आ चुका है और आज उसको एक रोजगार मिल चुका है। वो अपने परिवार को
भरण पोषण के लिए तैयार, कोई बिल्कुल। दिक्कत वाली बात। बिल्कुल जी। मुझे भी श्रीनगर जाना हुआ कुछ साल पहले, तो मैंने भी यूं ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि जो माहौल है आज का क्या माहौल है। तो मुझे भी यही पता लगा कि जो पहले मूवी हॉल सिनेमा घर बंद हो गए थे वो आज फिर से एक्टिव हो गए। जी, जो मॉल्स बंद हो गए थे वो आज फिर एक्टिव हो। एक्टिव हो गए। फिर वहां पर वही क्राउड है, वही सब कुछ है। तो उससे मुझे लगता है कि आज का जो श्रीनगर है, जो कश्मीर है, वो एक नया कश्मीर है। बिल्कुल नया कश्मीर है। कौशल जी, मैंने जब तिरंगा लहराया उस रात को भी एक आतंकवादी हमला हुआ था शिवकौड़ी में, और वो किया भी हमला इसलिए गया था क्योंकि तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे शाम को 7:30 बजे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। और आतंकवादियों को ये बर्दाश्त नहीं है कि कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग विकास के मार्ग पे चले, रोजगार के मार्ग पे चले। तो ये उस दिन भी ये कश्मीर में ये हमला हुआ था, और हमने जब ये तिरंगा लहराया था तो हमने एक शब्द वहाँ की मीडिया को कहा था कि अहमदाबाद का लाल दरवाज़ा और कश्मीर का लाल चौक आज बिल्कुल समान है। आप अहमदाबाद में कभी शॉपिंग करने लाल दरवाजे पे जाइए और आज आप शॉपिंग करने लाल चौक पे जाइए, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा आप अहमदाबाद के लाल दरवाजे पे शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फराबाद में जी आपने कहा है कि मैं मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराऊंगा, जी। तो आपने ये सपना क्यों देखा? देखिए, मुजफ्फराबाद को अगर आप देखेंगे ना तो देश की जनता का हक है वो मुजफ्फराबाद, हमारा हक है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कांग्रेस के राज में इतनी आसानी से सौंप दिया गया पाकिस्तान को, बिल्कुल, ये बहुत सच्चाई आसानी है। से। तो आज हम अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हमने अपना हक मांगकर लाल चौक पे तिरंगा लहराया, उसी तरीके से हमारा जो हक है वो हमें दे दो। बिल्कुल मुजफ्फराबाद हमारा हक है, पीओके हमारा घर है, हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमें दे दो। हम मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराकर लाल चौक जैसा जो तिरंगा लहराया गया वो महसूस करना, फक्र महसूस करना चाहते हैं। जब भी देश के लिए बात आएगी कौशल जी, देश के हित के लिए बात आएगी, देश के लिए समर्पित होने की बात आएगी, तो सबसे पहले आपके नज़र में पीओके या कश्मीर की बात आएगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिल्कुल तो मुजफ्फराबाद जिस तरीके से 1992 में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल चौक पे तिरंगा लहराना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, वैसा ही आज मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराना टास्क है। और मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास से ही आदमी आगे बढ़ता है। बिल्कुल कि जिस नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, कि मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराना ज़्यादा समय नहीं रहा। और मैंने ऐलान ये किया था कि तीसरे टर्म की शपथ से पहले लाल चौक पे तिरंगा लहराऊंगा, चौथे टर्म की शपथ से पहले मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराऊंगा, और ये वादा मैं पूरा करूंगा। और हमारे साथ आज देश के बहुत युवा, बहुत क्रांतिकारी लोग जुड़ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जब भी ये यात्रा निकलेगी तो लाखों की संख्या में होगी। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि अब पीओके दूर नहीं है, दूर नहीं, समय नहीं है उसमें, समय नहीं। बहुत जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। ये टास्क हम, हो सकता है कि आप हमारे साथ होंगे कौशल जी जब हम तिरंगा लहराने जाएंगे। बिल्कुल जी ये अच्छा, अक्सर ऐसा लगता है कि जो हिंदू संगठन है वो बहुत कट्टरवादी है, वो बहुत कट्टरता से बात करते हैं, उनके विचारों में कट्टरता झलकती है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कौशल जी। हिंदू आज कट्टर इसलिए लग रहा है कौशल जी क्योंकि हिंदू जाग चुका है। पहली बार इतिहास में या वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि हिंदू एक मंच पे इकट्ठा हो रहा है, और हिंदू इकट्ठा हो रहा है तो ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी संगठन हैं, हिंदू सोच का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू एक हो रहा है, वो एक मंच पे इकट्ठा हो रहा है। हिंदू कभी कट्टर था नहीं, ना कभी है, ना कभी होगा। लेकिन जिस तरीके से आज हिंदू जाग चुका है, एक मंच पे इकट्ठा हो रहा है, एक आवाज बुलंद करके जो बात कर रहा है, उस वजह से जो विरोधी लोग हैं वो विश्व में भी हैं। आपको मैं अभी उदाहरण भी दे दूंगा कि उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10-11 सालों में देश के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 500 सालों में हिंदू, हजारों सालों में हिंदू नहीं जगा जो पिछले 10 साल में जग गया। देखिए कौशल जी, जहां तक मेरा अंदाजा है 200 करोड़ के आसपास ईसाई हैं विश्व के अंदर। 200 करोड़ ईसाइयों के पास 130 देश हैं।
अगर आप सुन्नी मुसलमानों की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 100-125 करोड़ सुन्नी मुसलमान होंगे विश्व के अंदर। उनके पास भी शायद 70-80 देश हैं। सिया मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो उनके पास भी शायद 7-8-10 देश उनके पास भी हैं। कौशल जी, 80 करोड़ बुद्धिस्ट, उनके पास भी अपने 10 देश हैं। यहूदियों की अगर आप बात करें तो 1.5 करोड़ यहूदी होंगे अगर, तो उनके पास भी खुद के देश, उनका खुद का एक पूरा देश है। विश्व के अंदर मुझे आप बता दीजिए कि 125 करोड़ की जनसंख्या पॉपुलेशन होने के बावजूद एक देश आप मुझे बता दीजिए हिंदुत्व का पूरा देश हो, बिल्कुल, कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश, एक देश बता दीजिए आप मुझे। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी संख्या में हम हिंदू हैं विश्व के अंदर, और हमारा एक भी राष्ट्र नहीं। हम कैसे कट्टर हो गए? बिल्कुल। जिस तरह के हालात विश्व के अंदर बनते जा रहे हैं, ये तो जिस तरह के भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, कि हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री अमित भाई शाह जी, ये अवतार लिए हुए लोग हैं। जिस तरीके से देश के अंदर, विश्व के अंदर हिंदुओं को दबाया जा रहा है, अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल देखिएगा। आप देखिए, मैंने एक वीडियो देखी है अभी रिसेंटली, न्यूजीलैंड के अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें हिंदू का झंडा जलाया जा रहा है, हिंदू का झंडा फाड़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है हिंदू ओम, और उसको फाड़ा जा रहा है। न्यूजीलैंड में हिंदुओं से क्या दिक्कत हो गई भाई आप लोगों को? दिक्कत है कि हिंदू एक हो रहा है, बिल्कुल। दिक्कत तो होनी है कौशल जी। ये अच्छा, एक बात और कही जाती है हमेशा कि जब जब बीजेपी आई, हिंदू मुस्लिम करवाया है बीजेपी ने। अच्छा, चलिए इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि ये गाना भी आया था कि ये जनता है, ये सब जानती है। अगर बीजेपी 75-80 सालों में 10 साल सत्ता में रही या 15 साल सत्ता में रही, हिंदू मुसलमान तो हम आज़ादी से पहले देखते आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राज में और अपनी सत्ता के लिए, सत्ता को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का उपयोग किया है तो वो मुसलमान का उपयोग किया है। वोट बैंक बना के रखा, विजिटिंग कार्ड बना के रखा उनको अपना। आप मुझे ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है तो इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, क्यों मुसलमानों को रोका नहीं जाता उस पर चलने के लिए? आज देश के अंदर जितनी भी योजनाएं लागू हो रही हैं, क्या मुसलमानों को रोका नहीं जा सकता उसको लेने के लिए? सबसे ज्यादा योजनाओं का अगर कोई लाभ उठा रहा है तो वो हमारे मुसलमान भाई है, देश के जनता है। मुसलमानों को तो डर लगता है हमारे भारत में रहने से आज के समय में। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरव्यूज देखिएगा आम जनता के, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद के, तो बड़ी जनता से, बड़े लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बोले हम कुछ महसूस नहीं कर रहे और हम ये चाह रहे हैं कि पीओके तो आपका था, पाकिस्तान भी आपका हो जाए, अरे हमें मिला लो अपने में। आज विश्व में मुसलमान अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारत में है। ये पाकिस्तान का मुसलमान कह रहा है कि हमें अपने में मिला लो, हमें बुला लो। 300 रुपए किलो आलू खा रहे हैं, 500 रुपए किलो चीनी खा रहे हैं, नौकरी धंधा रोजगार है नहीं, आप लड़ने की तैयारी कर रहे हो। आप समझिए बात को। देखिए, एक अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे कौशल जी, किसी व्यक्ति विशेष ने पाकिस्तान कराची से कहा कि हम लोग बहुत जल्दी चांद पे होंगे। बोले चांद पे होंगे? हम लोग तो इतने पीछे हैं कि हमारी इकोनॉमी, जीडीपी इतनी कम हो चुकी है, हम कर्जा ले लेके चला रहे हैं देश को, महंगाई इतनी बढ़ चुकी, तो हम चांद पे? बोले चांद के हालात क्या हैं? वहाँ रोजगार है? बोले नहीं है। वहाँ जीवन है? बोले नहीं है। इसलिए हम चांद पे बहुत जल्दी होंगे। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कौशल जी कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित है, ना ईरान में इतना सुरक्षित है, ना अफगानिस्तान में इतना सुरक्षित है, ना पाकिस्तान में इतना सुरक्षित है जितना सुरक्षित वो भारत में है। हर योजनाओं का लाभ उठाते हैं। जितनी भी देश में राशन से लेके और जितनी सब्सिडीज मिलती हैं, जितनी भी योजना देश के लिए, जनता के लिए निकाली जाती है, अगर हम हिंदू मुसलमान कराते, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराती, तो उन योजनाओं का लाभ कभी भी मुसलमान भाई नहीं उठा पाते, उन हाईवे पे वो नहीं चल पाते। बिल्कुल।
तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। और जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के विपरीत हैं, वो विरोधी हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल। क्या किया, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। बिल्कुल। जब कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस आई, तो उन्होंने क्या किया, जिस पॉलिसी पे अंग्रेज चले गए थे देश को छोड़ के, उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। क्या करो, लड़वाते रहो आपस में हिंदू मुसलमान। कांग्रेस ने तो कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई नहीं बनाई। तो ये है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका मैं खंडन करता हूँ। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अपने ज़मीर से पूछ के देखें, अपने ईमान से पूछ के देखें, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखें कि आपको यहाँ खतरा है। हाँ, हर उस मुसलमान को खतरा है देश के अंदर जो देश के विपरीत गतिविधियां करेगा, जो देश के खिलाफ गतिविधि करेगा, हर उस मुसलमान को खतरा है, वो बच के रहे। कौशल जी, विपक्ष कहता है कि गुजरात मॉडल तो बस एक नारा बन के रह गया है, कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये तो सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह गया है। आपका क्या कहना है इसकी? बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये चुनावी जुमला है और विपक्षियों के पास, मुझे नहीं लगता कि अब टारगेट करने के लिए कुछ बचा है गुजरात के अलावा। गुजरात की धरती इतनी पवित्र धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, महात्मा गांधी जी की धरती है, नरेंद्र भाई मोदी जी की धरती है, अमित भाई शाह जी की धरती है। उस धरती ने शूरवीर पैदा किए। गुजरात के अंदर बहु बेटियों माताओं का ऐसा सम्मान होता है, आप देखेंगे कि रात को 3 बजे भी अगर हमारी कोई बहू बेटी बहन गहने पहनकर सड़क पर निकल जाए, वो सुरक्षित घर पहुंचेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये है गुजरात मॉडल। कंधे से कंधे मिला के हर जाति धर्म विशेष कोई भी लोग सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। अगर आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात में है, रिलायंस। दूसरी एसआर नायरा रिफाइनरी, वो भी गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, छोटी काशी में है। आज आप देखेंगे तो विश्व के जितने भी उद्योगपति हैं वो गुजरात में क्यों अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्योंकि ना वहाँ गुंडागर्दी है, ना वहाँ माफिया हैं, ना वहाँ किसी चीज़ की चोरी डकैती है। तो हर उद्योगपति, हर बड़ी कंपनी विदेशों की, वो चाहती है कि हम गुजरात में जाके इन्वेस्ट करें, हम गुजरात में जाके व्यापार करें। रतन टाटा जी ने जब नैनो का प्रोजेक्ट प्लान किया तो बंगाल में करने की बात थी और ममता बनर्जी से बातचीत चल रही थी, वहाँ से कुछ बातें नहीं बन रही थी। तो 1 रुपये का मैसेज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और रतन टाटा जी ने 1 घंटे के अंदर फैसला लेते हुए तुरंत टाटा नैनो प्रोजेक्ट साणंद में दे दिया। साणंद के लोगों को रोजगार मिला, वहाँ की जो ज़मीनें बिकी, वहाँ के लोगों, किसानों को हक मिला, उनको बहुत बड़े मुनाफे हुए। पर मेरा कहने का तात्पर्य एक है कि अगर आप व्यापारी को, उद्योगपति को सेफ्टी दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, उसको आप धंधा व्यापार करने के लिए उसको आप पीछे से बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं, तो गुजरात से अच्छा कोई मॉडल ही नहीं है। सबसे बेस्ट मॉडल गुजरात का। मैं खुद गुजरात रहता हूँ, मुझे पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम लोग रोज देखते हैं क्या हो रहा है गुजरात के अंदर, लोग कहाँ कहाँ से आके व्यापार कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के आप देखेंगे ज़्यादातर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से, मुझे ऐसा लगता है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर या और भी जो रिफाइनरीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 80% लोग हमारे नॉर्थ से जाके काम कर रहे हैं, ठेकेदार हमारे नॉर्थ के। तो क्या सुरक्षित नहीं है? क्या जरूरत पड़ गई उनको कि बिहार छोड़ के आप गुजरात काम करें, यूपी छोड़ के गुजरात काम करें? क्योंकि गुजरात मॉडल इतना सक्षम मॉडल है कि आपके यहाँ के उद्योगपति को, वहाँ के उद्योगपति को, कहीं के भी उद्योगपति को हर तरह की सुरक्षा दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है पिछले 10 सालों में। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है, तो अब जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री भी आप देखिएगा, जैसे फिल्म सिटी बनने की बिल्कुल कगार पर है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए, हम यहाँ कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक समय ऐसा था कि लोग घर से बाहर निकलते समय डरते थे, शाम हो जाती थी लोग घरों में घुस जाते, 8 बजे लोग सो जाते थे। बिल्कुल। तो आज माहौल अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात मॉडल एक आज का सत्य है, वर्तमान का, और भविष्य का इतिहास, वो हमेशा कायम रहेगा। बिल्कुल। विशाल जी, आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का जी गुजरात से। जी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम सबसे ईमानदारी की राजनीति करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं उस संगठन का हिस्सा था
मैंने अपने जीवन के 5 महीने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। और जब मैंने किसी भी आप संगठन को जाने और अंदर उस संगठन में घुसें तो आपको अंदर की राजनीति, जो कैमरे के सामने कुछ और है और कैमरे के पीछे कुछ और है, वो समझ में आ जाती है। मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में दिए हैं, तो मुझे 4-5 महीनों में बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी थी कि किस बेस पे ये पार्टी चल रही है, इनका विज़न क्या है, इनका टारगेट सिर्फ कुर्सी है, देश के हित की बात कभी करनी ही नहीं। 370 कश्मीर से हटा, पूरे देश ने समर्थन किया। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पूरे देश ने समर्थन किया। इन्होंने सवाल उठा दिए। इन्होंने सवाल उठा दी। मैं ये कहता हूँ, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप अपनी दुकानदारी चलाते रहिए और चलती रहेगी आपकी दुकानदारी। उसका कारण है देश की जनसंख्या। विश्व क्यों हिंदुस्तान को टारगेट करता है? आपके हाथ में पेन है कौशल जी, आप इसकी निब बनाने की फैक्ट्री डाल दीजिए, आपका धंधा चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? आप देखिए पॉपुलेशन कितनी है, आपको ग्राहक मिल ही जाएंगे। तो हर विपक्षी पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी दुकानदारी चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनसंख्या इतनी है, आपके भी फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब भी देश के हित की बात आए तो आप उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को ना देखें, आप देश के भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को देखें। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी सरकार चलानी है, आप किससे फंड ले रहे हैं, आपको वो भी देखना होगा। क्या वो लोग देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, आप उनसे फंड लेके सरकार चला रहे हैं? और अगर आप फ्री की बात कर रहे हैं कि आप फ्री में सब कुछ दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप फ्री में दे दीजिए जनता को। लेकिन क्या आप खुद सक्षम हैं? जनता को फ्री देने के लिए आप सक्षम हैं? कैसे चलाएंगे आप सिस्टम को? कहीं ना कहीं से पैसा लाएंगे आप। वो पैसा ले कहां से रहे हैं आप? वो रास्ते देखने होंगे। कौशल जी, पिताजी ने कारगिल वॉर लड़ा 1999 में, एयरफोर्स में थे। नाना दादा ने इंडियन आर्मी में 1965-71 का वॉर लड़ा। अंकल हमारे बीएसएफ में, आज राजस्थान पोस्टेड है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर जो खून है वो आप समझ गए, लेकिन क्या ये खून हम सबके अंदर नहीं? देश के लिए, देश हित की बात करना हमारा एक फर्ज में नहीं आता, हमारा कर्तव्य नहीं? और आप तो एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप तो जिम्मेदार नेता हो। अगर आप देश के हित की बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके तो लाखों फॉलोअर्स हैं, आप उनको भ्रमित कर रहे हो, आप उनको भटका रहे हो, युवाओं को भटका रहे हो आप। गलत है ये। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज आप देखेंगे कार्यकर्ता, अगर रजिस्टर्ड कार्यकर्ता आप देखेंगे तो कई करोड़ की संख्या में, कई करोड़। आज देश का युवा जुड़ना चाह रहा है, आज देश का बुजुर्ग जुड़ना चाह रहा है, देश की महिलाएं, हमारी बहनें जुड़ना चाह रही हैं पार्टी से। क्यों? अभी मैंने आज एक वीडियो देखा, एक रैली के अंदर, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, 2-4 व्यक्ति विशेष थे वहां। तो कैमरामैन ने पूछ लिया, हाँ जी कैसा क्या है? बोले जी जीतेगा मोदी। तो बोले आप? बोले शाम को सर 400-500 रुपये देंगे, बढ़िया राशन, बढ़िया बिरयानी खानी है हमने तो बोले आम आदमी पार्टी का गमछा। तो बोले सर इनके पास तो खुद की भीड़ भी नहीं है। आप सोचिए, आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी वार्ड में अगर एक कार्यक्रम करना है तो उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालना है, वहां के जिला प्रमुख को, शहर प्रमुख को, वार्ड प्रमुख को, और 1 घंटे के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि आपको संभालना भारी हो जाता है, शासन प्रशासन को लगा देना पड़ना पड़ता है। तो जिस पार्टी के पास अपनी खुद की भीड़ भी नहीं है, वो कैसे कह सकती है कि मैं अव्वल दर्जे की पार्टी हूं, मैं देश के हित का कार्य कर रही हूं? पॉसिबल ही नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापस आएगी? देखिए, दिल्ली की मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ बहुत एजुकेटेड लोग हैं, आप भी दिल्ली से ही, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब आप झूठे वादे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ किए गए झूठे वादों से हम खेलते हैं तो आप भी भ्रमित हो जाते हैं। आपको भी ये लगता है कि यार मेरा तो जीवन जो कटना था कट गया कांग्रेस के राज में, क्या पता आम आदमी पार्टी मेरे बच्चों का भविष्य बनाते हैं। जिस तरीके से पिछले 12 सालों में दिल्ली की जनता को भ्रमित किया गया,
दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया गया, यमुना साफ करने के वादे किए गए। आज यमुना में आरती हो रही है सर, देखिए आप चल के शाम को, बिल्कुल। दोनों भाई चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यमुना में आरती होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी माँ से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रहे। यमुना माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, आप अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहे तो जनता से कैसे वादा पूरा करेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है आज के हमारे पॉडकास्ट में। हमारे इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिस पार्टी ने पिछले 10 सालों में यमुना साफ नहीं हो पाई तो वो आगे क्या काम करेगा? विशाल जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक ही सीमित रह गई है? देखिए, दिल्ली से तो ये पार्टी जा चुकी है, ठीक है, कुछ पार्षद बचे हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अब कौन सा रास्ता उनको तय करना है। पंजाब की जनता बड़ी भावुक जनता है और पंजाब के लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं, जिसका साथ दे दिया। लेकिन जब उन्हें ये समझ आता है कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में धोखाधड़ी की है, दिल्ली के लोगों को लूटा है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उसी तरह के अब माहौल, उसी तरह का सिस्टम और वही पॉलिसीज़ उन्होंने पंजाब में लागू कर दी। एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें एक पूछ रहे हैं कैमरामैन की, मीडिया के अपने संवाददाता, कि केजरीवाल जी आपने वहाँ 3,000 देने का वादा किया था, 2,000 देने का वादा किया था, 1,000 रुपये महिलाओं को, ये वो अब 5 साल पूरे होने वाले हैं पंजाब में, वो कब? बोले दे देंगे, वो करेंगे, हम वो हो जाएगा और अगले चुनाव से पहले वो करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही वो कहा था कि बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर आप बात करेंगे तो उनका मिशन ही चुनाव है। जो वादे आपको करने वो कर दीजिए, उस वादों के बीच में आकर भोली भाली जनता, उनको आप बेवकूफ़ बना दीजिए। उसके बाद जीत हार के बाद आप दूसरा लक्ष्य तय कीजिए और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पे रिपीट वापस से सरकार बनाएगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने जनता के साथ अपना जुड़ाव खो दिया है? 100% जनता के साथ जुड़ाव आप तब खो देते हैं जब आपके सबसे सीनियर लीडर्स, आपके प्रमुख नेता, मुख्य नेता जब आपका साथ छोड़ दें। जनता नेता के साथ जुड़ती है, जनता नेता के सोच के साथ जुड़ती है, जनता नेता के विचारों पर जुड़ती है। अगर एक नेता के विचार, सोच पार्टी की सोच के साथ अगर मेल ना खा रही हो तो नेता पार्टी छोड़ेगा। अगर नेता पार्टी छोड़ता है तो पीछे उसके साथ जनता भी पार्टी छोड़ेगी, उसके फॉलोअर्स भी पार्टी छोड़ेगी, कार्यकर्ता भी छोड़ेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले पार्टी बनती है, संगठन बनता है अपने कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता ही विश्वास खो चुके हैं पार्टी के ऊपर से, तो जनता की तो बहुत दूर की बात है। आप मानिए, मैं बहुत सारे राज्यों में, प्रदेशों में जब घूमता हूँ, हमारी ड्यूटी लगती है, अलग अलग जगह हम जाते हैं, तो हम देखते हैं खुद कि लोगों, आज कांग्रेस को कैंडिडेट तक नहीं मिलते चुनाव लड़ने के लिए। एक समय ऐसा था कि एक एक सीट पे कांग्रेस के पास 20-20 दावेदार हुआ करते थे, बिल्कुल, एक उम्मीदवार चुनना होता था। आज ऐसा हो गया है कि ये खुद खड़े करते हैं और वहाँ भी लास्ट में भी कैंडिडेट मना करते हैं, भाई मेरा लड़ने का कोई फायदा है नहीं, हमें हार ही मिलनी है। आप लोगों के किए हुए झूठे वादे और आप लोगों के किए हुए 70 सालों में जो जनता की लूट, आपने देश की लूट मचाई है, वो अब जनता के समक्ष है और आप अपना जुड़ाव खो चुके हैं जनता से। बिल्कुल जायज़ बात है ये कौशल भाई। राहुल गांधी के नेतृत्व को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि सिर्फ वही एक लीडर मुझे लगता है कांग्रेस में ऐसे बचे हैं जो एक अपनी कांग्रेस को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कौशल जी कि सपोज आज धीरू भाई अंबानी एक बिजनेस खड़ा करते हैं, एम्पायर खड़ा करते हैं, उसको मुकेश भाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी संभालते हैं, उसके बाद उसको अनंत अंबानी, आकाश अंबानी जी संभालते हैं। उसी तरीके से एक व्यापार है, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी जी को ये संभालना ही पड़ेगा, उनको तो लीड करना ही पड़ेगा, कोई साथ दे या ना दे। बिल्कुल, कोई नेता, मुख्य नेता, जनता, कार्यकर्ता साथ हो या ना हो, उनको तो धंधा चलाना ही है, उसको उनको साथ देना ही होगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया धंधा है, व्यापार है, तो इसे चलाना है आपको। तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सही भूमिका में हैं। आप इस कांग्रेस पार्टी को एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलाते रहिए और आप लीड कीजिए, लेकिन जब बात देश चलाने की आएगी तो आप इससे हो सके उतना दूर रहिए
क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने अभी किसी एक इंटरव्यू में कहा कि ज़बरदस्ती क्यों आप इस कार्य को कर रहे हैं जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि वो एक व्यापार है, उसको आगे बढ़ाना है। आप आगे इसके हकदार हैं। जो व्यापार पीछे से चला आ रहा है 70, 75, 80 सालों से, लेकिन देश के हित की बात आएगी, देश चलाने की बात आएगी, केंद्र में सरकार बनाने की बात आएगी, उससे आप बहुत दूर जा चुके हैं। और इस सदी में, इस जन्म में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और यही है बस। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक प्रोडक्ट है और राहुल गांधी उसका एक ब्रांड बन के रह गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर है और वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। आप जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है। आप ये भी देखिए। छोटी सी मैं अगर आपसे बात कहूं कि कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा, लड़ाई जो है विचारधारा की है कौशल जी, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। कोविड और आज जो पाकिस्तान के साथ हमारे हालात बन रहे हैं, चाइना के साथ हमारे हालात बन रहे हैं, या किसी भी ऐसे देश के साथ हालात बन रहे हैं, अगर इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, कोरोना के बाद केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो देश की जनता खत्म हो जाती, हम बर्बाद हो जाते, नहीं संभलता देश। इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, संगठन और हमारा देश वहां पहुंचा चुके हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व में हम लोग बन चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे पायदान पे आ जाएंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा कांग्रेस की बहुत विपरीत है, देश के हित में कभी है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भविष्य अब राजनीति में बचा। और आपने राज भी बहुत किया, 75 साल आपने राज किया, अब छोड़ दीजिए ना, हो गया ना, अब व्यापार कीजिए। विशाल जी, जो करंट की ऑपोजिशन पार्टी है जी, क्या वो हमारी जनता की भावनाओं को समझ पा रही है? नहीं समझ पा रही है। आपका जो पहला सवाल था उसका भी यही जवाब है कि ये बहुत दूर हो चुके हैं जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से बहुत दूर जा चुके हैं। और इतना दूर जा चुके हैं कि वापस आने का कोई पीछे का ऑप्शन ही नहीं बचा है। और जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ कोई अब ना हमारा भविष्य है, ना बच्चों का भविष्य, ना देश का भविष्य। और भावनाओं के समझने की बहुत दूर की बात है। भावनाएं आप तब समझ सकते हो जब आपके इमोशंस को मैं अपने इमोशंस समझ के महसूस करूं, आपकी आंखों के आंसू मैं अपनी आंखों में से निकालूं, आपके परिवार को तकलीफ परेशानी हो तो मैं अपने परिवार समझ के आपका साथ दूं। जो आप इस तरह की सारी भावनाएं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी में महसूस करेंगे हमेशा। वो एक भावनाओं से भरे हुए एक ऐसे राजनेता हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आप उनके सामने बैठ के ये बात करेंगे कि मेरी माता जी आज इस परेशानी में, तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि उनकी आंखों में आप आंसू महसूस करेंगे। तो भावनाएं तो तब होंगी जब हमारा नेता हमारी भावनाओं को अपनी भावनाओं के साथ मैच करेगा। बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस कौशल जी। त्यागी जी, एक बात बताइए, अगर आपको बीजेपी में कोई बड़ा पद दिया जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि जब मैंने आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी ऑफिशियल, तब से लेकर अभी तक हमने कोई पद नहीं लिया है। और कारण भी यही है कौशल जी कि हमारी पार्टी में कोई पद बड़ा या छोटा नहीं होता। हमारे संगठन में बस ड्यूटीज़ हैं, वो पूरी करनी है, वो निभानी है। पद क्या है कि एक प्रोसेस है। मैंने जैसे बताया आपको कि अलग अलग पद मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, वो आपको संभालने हैं, तो वो एक देना ही पड़ेगा। वो एक औपचारिक सिस्टम है। लेकिन मैंने जिस तरीके से 3 साल में संगठन को पहचाना है कि इस संगठन के अंदर कोई बड़ा पद और कोई छोटा पद नहीं है। आखिरी लाइन में बैठा हुआ एक हमारा सामान्य सा कार्यकर्ता भी कब विधायक बन के कब मुख्यमंत्री का पद संभाल लेगा नहीं पता। ये आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल। तो इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि ये परिवार है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ मिली हैं, उन ड्यूटियों को आपको बड़ी ईमानदारी से निभाना है और देश के हित के लिए कार्य करना है। लेकिन अगर पार्टी कभी भविष्य में ये सोचती है कि आपको पद देकर और उसके बाद एक जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो एक जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। और कभी भी किसी भी पद के लिए
मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षाएं ये नहीं रहेंगी कि मुझे ये पद मिल जाए और फिर मैं ये कार्य करूं। मैं अपने कार्यों में 3 साल से लगा हुआ हूं और आगे भी लगा रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तानाशाही सरकार है। ये उन्हीं लोगों का कहना है जिन लोगों ने तानाशाही के रास्ते पे चलते हुए 70-75 साल देश पे राज किया। एक चोर से अगर आप कभी भी बात करेंगे तो उसको दूसरा सामने बात करने वाला चोर ही नजर आएगा। एक आतंकवादी से आप बात करेंगे तो सामने वाला बात करने वाला आपको आतंकवादी ही नजर आएगा। इन तानाशाहियों से अगर आप बात करेंगे तो इनको आप तानाशाही ही नजर आएंगे। अगर आप इमरजेंसी की बात करें जो अभी चल रहा है, क्योंकि 25 जून की तारीख आपको याद होनी चाहिए, आपातकालीन स्थिति जो थी देश को, इमरजेंसी लगाई गई थी बिना किसी को इन्फॉर्म किए, वो तानाशाही थी। हमारे देश के आज के कर्मठ, ईमानदार और जनता का चुने हुए नेता श्री राजनाथ सिंह जी उस समय जेल में थे जब उनकी माताजी का देहांत हुआ। अंतिम यात्रा में भी उनको पेरोल नहीं दी गई। आप विचार कीजिए तानाशाही क्या है। और आप मुझे ये बताइए कि जो लोग आज तानाशाही की बात कर रहे हैं वो कर कौन रहे हैं? अगर तानाशाही सरकार होती तो क्या है वो कह पाते ये बात कि बीजेपी तानाशाही है? आप सोचिए इस बात को। आज विपक्ष मन चाहे वो बात करता है, सड़कों पर निकल के जो चाहे वो बोलता है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे निकली हुई है, टारगेट पे निकली हुई है, अपने किए हुए वादों को पूरा करने पे लगी हुई है। वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर तानाशाही सरकार होती तो ये सब के सब जेल में होते। और जिनकी आप बात कर रहे हैं श्री माननीय राहुल गांधी जी, उनको तो मुझे लगता है अगले जन्म के लिए भी उम्र कैद होती, 2 जन्मों की उम्र कैद होनी तय है उनको। लेकिन ये तानाशाही सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के मुद्दों पे बात करती है। आपको किसी को भी, विपक्षियों को भी इतना खुल के उन्होंने अधिकार दे रखा है कि आप बोलो जो बोलना, आपके अपने हक की बात करो, आपको जो विचार हैं वो बाहर रखो। तो तानाशाही सरकार नहीं है। तानाशाही सरकार, तानाशाही शासन कांग्रेस के राज में था। आज हर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है। तभी विपक्ष इतनी चिल्ला चिल्ला के संसद से लेकर और सड़कों तक अपनी बातें रखता है और रखने दिया जाता है और उन पर कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगे जो देश के हित में हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है, ना कि विरोधियों पे कार्रवाई कर, ना कि विपक्षियों पे कार्रवाई कर। ये बिल्कुल गलत बात है, इसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। मैं पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने बहुत बुरी बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आज फिर भी वो शान से जी रहे हैं और वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। टैनी जी, एक सच्चे दोस्त का आपके जीवन में क्या मायने हैं? जैसा कि हम देखते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती, तो दोस्ती के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी की, तो जब पहली बार बीजेपी गुजरात में जीती थी और शायद खानपुर में एक छोटा सा ऑफिस बना था, एक मीटिंग थी, ऑफिस के बाहर ही बैठे थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अंदर भी नहीं गए थे। उनको अंदर शायद बुलाया था कि नहीं बुलाया गया था, मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। बाहर बैठ के खाकरा खा रहे थे शायद, इस तरह की बातें मैंने सुनी है। तो वो एक स्कूटर पे बैठ कर आए थे, जो स्कूटर अमित भाई शाह चला रहे थे, और आज वो देश के गृह मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कौशल जी जिससे आप अपनी सारी बातें, अपने विचार विमर्श, अपने परिवार की बातें, वो सब आप शेयर कर सकते हैं। वो आपके कंधे से कंधा मिला के आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहे, आपके लक्ष्यों को आपको प्राप्त करने में, लक्ष्यों को हासिल करने में वो आपका साथ दे। लेकिन दोस्ती का अगर मैं आपसे कहूँ कौशल जी कि अगर वो किसी स्वार्थ के लिए आपसे हो रही है, आपस में किसी स्वार्थ के लिए की जा रही दोस्ती है, तो लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर हम विचारधारा से मैच होकर दोस्ती हमारी हो रही है, आपकी और मेरी विचारधारा मैच हो रही है, हमारी सोच मैच हो रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी अमित शाह जी की दोस्ती से बड़ी अगर बात की जाए तो उन दोनों की सोच, उनकी विचारधारा, वो सिर्फ एक ही है कि देश हित कार्य करना है। जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, देश के हित के लिए कार्य करना है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर सच्चा दोस्त है
तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर सच्चा दोस्त है तो आप देश के गृह मंत्री बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। त्यागी जी, आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? और अगर हम बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, तो ये दोनों पार्टीज पाकिस्तान को कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान को देखने का नज़रिया कांग्रेस और बीजेपी का बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। जहाँ तक मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद से कहा था सोनिया गांधी जी को कि हम किसी के दबाव में काम करने वाले लोग नहीं। वही माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम किसी के दबाव में काम करने वाले लोग नहीं। दबाव में किया गया कार्य अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास जो पीओके है वो सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान को किस नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए की वजह से आज पाकिस्तान के पास पीओके है। वो पीओके हमारे पास वापस आ जाएगा तो आप उसी से नज़रिया समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का नज़रिया क्या है। पाकिस्तान को हमेशा से हम अपने पड़ोसी मुल्क समझते हैं, पर एक ऐसा मुल्क जो हमारी प्रगति, हमारी तरक्की से कभी भी खुश नहीं होता। हमारे देश की नीति ऐसी है कि तुम खाओ, तुम जियो, तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक सभा में कहा, शायद बिहार से ही कहा, कि भाई आराम से अपनी रोटियां खाओ, नहीं तो मेरी गोलियां तैयार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और ये सोच ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस के राज में ये था कि पाकिस्तान जितनी बार छेड़ता था उतनी बार हम छिड़ जाते थे, जैसा कहता था वैसा मान जाते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था संसद से कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, तो जब माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप आइए हम बैठ के बातचीत करेंगे। तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था, कौशल जी, कि बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पे होगी, आतंकवाद के मुद्दे पे होगी, पाकिस्तान से हम किसी भी तरह की चर्चा के मूड में नहीं है। तो हमारा तो तब से स्टैंड क्लियर था, आज भी स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने का एक फैलाने की, पैदा करने की फैक्ट्री है। उसका सबसे बड़ा टारगेट हिंदुस्तान है। उसके पीछे के जो देश उसको समर्थन देते हैं इस कार्य गतिविधि को करने के लिए, तो मेरी नज़रों में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन है। और वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के बंटवारे कर करके पाकिस्तान में से 5 देश बना देंगे। आज पाकिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को भारत की कूटनीति, भारत की राजनीति, भारत के लोगों की विचारधारा, भारत के नेताओं की विचारधारा पसंद आ रही है। तभी वो कह रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम अलग देश बनाने के कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान का साथ ना हमने कभी दिया है, ना हम कभी देंगे। जे देश की जनता ही आपके साथ नहीं है, उस जनता के लिए हम अपनी क्या विचारधारा रखेंगे? वो आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकवाद को पैदा करते हैं और आतंकवाद से ही देश चला रहे हैं। बिल्कुल। त्यागी जी, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो इस्तीफा देके, अपनी पार्टी से रिजाइन देके वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका करियर खत्म हो गया है? जी देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनका करियर खत्म हो गया है। देखिए कौशल जी, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई नेता, विपक्षी किसी भी दल का इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो विचारधारा को ज्वाइन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना है। तो जो भी व्यक्ति विशेष, जो भी नेता किसी भी दल को छोड़ के अगर बीजेपी के साथ आ रहा है, तो उसे पता है कि मैं किस विचारधारा से जुड़ने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर आप पार्टी छोड़ के बीजेपी के पास जाते हो तो आपका कैरियर खत्म, आपका भविष्य खत्म, आपको ऐसी जगह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, आप सोचेंगे भी नहीं। मैं बहुत सारे नेताओं को ऐसा देख रहा हूँ जो अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं, वो देश के बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं, राज्य के बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं, हाँ जी, बड़ा बड़ा संगठन का पद संभाल रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। उनका भविष्य कैसे खत्म नहीं हो रहा, उनका कैरियर कैसे खत्म नहीं हो रहा? लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हो तो आप इसको अपना कैरियर समझ के ना आए, पॉलिटिक्स को अपना कैरियर समझ के ना आओ। बिल्कुल। आप इस विचारधारा से आओ कि मुझे देश के लिए कोई कार्य करना है, मुझे देश हित के लिए कोई कार्य करना है। को मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी,
आपका साथ देगी, समर्थन करेगी, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ देश हित के कार्य को करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि जो भी विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ खोल के इनका स्वागत करना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतने बड़े लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है कम समय में, तो एक अच्छी टीम, अच्छी विचारधारा, अच्छे सोच के लोगों की जरूरत होगी। जितने भी विपक्ष में नेता हैं जिनकी विचारधारा और सोच आज उनके संगठनों से मेल नहीं खाती, उनका स्वागत है। आइए, और आपके पद की गरिमा, आपका जो आज तक राजनीतिक स्तर रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा सराखों पर रखेगी और रखती आई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, आप सामने देख ही रहे हैं सब। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। त्यागी जी, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये भारत की जनता की नज़रों में या कांग्रेस की नज़रों में या फिर बीजेपी की नज़रों में क्या है? भारत की जनता की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा भाव है जिसको शब्दों से बयां नहीं कर सकते। ये कौशल जी, सिंदूर जो नाम दिया गया है, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा था आतंकवादियों ने, हमारी बहनों का, माताओं का, बेटियों का, नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जब इसका भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर और बदला लिया गया, कई आतंकवादी मारे गए, कई हजार लोग आतंकवादी इसमें संगठन के लोग मार दिए गए, मसूद अजहर का परिवार खत्म कर दिया गया, खानदान खत्म कर दिया गया, तो बदला लेने के बाद सबसे ज्यादा अगर सुकून किसी ने महसूस किया है तो उन माताओं और बहनों ने जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है। ये हो गई जनता की बात। अब आती है बात भारतीय जनता पार्टी की। आपके पॉडकास्ट के शुरुआत में हमारी भावनाओं की बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं हमेशा जनता से जुड़ी रहेगी। तो जो जनता महसूस कर रही है वही भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, क्योंकि भावनाएं एक हैं। भावनाओं से जुड़े हुए हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भावना से जुड़े हुए हैं संगठन का हर आदमी। बिल्कुल। तो वो विचारधारा एक है। कांग्रेस इस चीज को बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में ले जाती है, पर मुझे उसके पीछे कारण बिल्कुल सही लगता है कि कांग्रेस सही सोच रही है कि ये गलत हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये हुआ ही नहीं, या क्या है क्या नहीं। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कांग्रेस को, माननीय इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा। तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की, आप किसी भी बात को अगर भावनाओं से जोड़ेंगे और जब सिंदूर से जोड़ेंगे तो गहना है, तो आपको सिंदूर की कीमत कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको कभी धारण ही नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत लॉजिकल बात आपने आज समझाई है यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। जी, तो आप अगर विचारधारा की बात करेंगे, सोच की बात करेंगे कौशल जी, तो कांग्रेस इन भावनाओं से बहुत दूर है, बहुत दूर, कोसों दूर। सर्जिकल स्ट्राइक पे आप सवाल उठाते हो, राम सेतु पे, राम मंदिर, आप ये सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा रहे हो। आप हर बात पे सवाल उठाओगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक पे जो सवाल उठाती है कांग्रेस, इन्होंने भी 3 बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश में की। साधुओं का नरसंहार, सिख भाइयों का नरसंहार और कश्मीरों में पंडितों का नरसंहार। ये 3 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की है, जिसका हमें सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं, सामने है सब। और जब हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आतंकवादियों को हम जवाब देते हैं, अपने बहू बेटी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लेते हैं, तब ये हमसे सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि आपने क्या किया। तो मेरा मानना एक ही है कौशल जी, कि ये एक वो पार्टी है कांग्रेस जिसने 70-75 सालों से एक ऐसा भ्रम बना के रखा हुआ है देश के अंदर। वो अब भ्रम टूट चुका है, वो पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत है। और अंत में क्या होता है कि दिया फड़फड़ाता है। अब ये फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि हमारा अंत, जो हमने खानदान से खानदान, पीढ़ी से पीढ़ी जो हमने पाप किए हैं, वो भरने का समय आ चुका है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे साधु संत महंत, वो भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पापों का घड़ा भर चुका है, कि इनको सजा ऊपर वाला कब देगा। अगर ये तानाशाही सरकार होती तो सजा खुद दे चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप और पाप करो, आप घड़े को इसको पूरा भरो,
फिर आपका अंत हम भी बैठ के देखेंगे। तो ये बात है। बिल्कुल। त्यागी जी, हमारे आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे भारत के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा वही होता है कौशल जी जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। उठो, जागो और जब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो। मैं एक त्यागी समाज से आता हूँ और त्यागी जो हैं, अगर आप देखें कौशल जी कि हमारे त्यागी में ही त्याग है। अगर आप देश के हित के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए जीवन में कुछ त्याग करना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्वाइन करें, देश के हित को लिए कार्य करें, संगठन को मजबूत करें। संगठन के सभी नेता, सभी परिवार के लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुछ त्याग ना पड़े तो इस त्यागी के जैसे त्याग की भूमिका करके आप पार्टी को ज्वाइन करें। आपको अपना सुख चैन त्यागना होगा, आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना होगा, आपको अपनी खुद के सपनों को त्यागना होगा। आपके खुद के सपने तब पूरे होंगे जब आप देश के सपनों को पूरा करेंगे। देश के सपनों के पूरे के होने के साथ साथ आपके सपने, आपने आने वाली पीढ़ी के सपने पूरे हों। युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अब समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। आओ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश, जितने भी हमारे विदेश के दुश्मन हैं, दूसरे देशों के दुश्मन हैं, उनसे बॉर्डरों पर लड़ने के लिए हमारे सैनिक खड़े हुए हैं। जब भी कोई हमारा सैनिक शहीद होता है तो हमारा खून खोलता है, हम युवाओं का खून खोलता है। हम ये सोचते हैं कि हम बॉर्डर पर जाएं और हम लड़ें उनसे। वो जिम्मेदारी हमारे सैनिकों के पास है, उनके वो अच्छे से निभा लेंगे, उन्हें निभाने दीजिए। आओ सारे युवा देश में मिलकर देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, देश के आंतरिक दुश्मनों से लड़ते हैं। चलते हैं कंधे से कंधा मिला के बंगाल में, चलते हैं कंधे से कंधा मिला के कर्नाटक का केरला में। चलिए, आइए साथ अपने देश के दुश्मनों से लड़के आते हैं, क्योंकि बाहर वालों से लड़ने के लिए सेना तत्पर खड़ी हुई है। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेके +60 डिग्री टेम्परेचर तक। तो वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश के आंतरिक दुश्मनों को अब उनसे लड़ें, उनसे भिड़ें, त्याग दें हर उस सुविधा को जो हमारे देश के भविष्य में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही हो। तो युवाओं, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कौशल जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि अगर हम सब मिलकर एक कसम ले लें, एक वचन ले लें कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य उज्जवल हो, और उसकी कामना करते हुए आज से हम कदम उठा लें, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़िए। हम सारे भाई मिलकर, कोई टीम का लीडर नहीं, कोई टीम का फॉलोअर नहीं, कंधे से कंधा मिला के देश हित के लिए कार्य करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुधारेंगे। कौशल जी, आपने आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने भी इतना समय निकाला, आपने इतने बिजी शेड्यूल से आप गुजरात से यहाँ पर आए और आपने समय निकाला। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। जय हिंद, जय भारत। देश से जुड़े रहिए, देश के विचारों से जुड़े रहिए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहिए। और मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके पास अगली बार कभी पॉडकास्ट के लिए आए तो उसे ये 1992 वाली बात, जब कश्मीरों की दीवारों पे लिखा था कि किसने माँ का दूध पिया है जो लाल चौक पे तिरंगा ले रहा है, उस बात को जरूर आप रिपीट करवाइएगा। तो अगर आपका खून ठंडा पड़ चुका है तो क्या पता उससे खौल जाए और आप देश हित के कार्य में जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी आज त्यागी जी से बातें डिस्कस करी हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की, बहुत सारी हमने देशभक्ति की बातें करी हैं। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।